चलिए प्रियम्बल पर हम लोग बात कर रहे थे कि प्रियम्बल क्या है। तो प्रियम्बल इज द की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू नो द थॉट्स ऑफ द फ्रेमर। ठीक है, फ्रेमर के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फ्रेमर थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, तो उनके द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उनको बनाने के पीछे उनकी मंशा कैसी थी, उनकी मंशा क्या थी, यह उनके पीछे मंशा क्या थी, वह बताता है कौन? आपका कॉन्स्टिट्यूशन और उसका प्रियम्बल। प्रियम्बल से हमें पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर जो थे उनके आइडियाज क्या थे, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी और उनके विजन क्या थे। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे वो क्या विजन अपने मन में रखे हुए थे और वो कैसा भारत चाहते थे। जैसे वो एक ऐसा भारत चाहते थे जिसमें क्या हो? लिबर्टी हो। कैसी लिबर्टी हो? थॉट्स की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की। ये लिबर्टी होनी चाहिए, ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। जस्टिस वो देना चाहते थे, किस तरह का? तो जस्टिस केवल पॉलिटिकल जस्टिस नहीं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तीनों तरह का जस्टिस देना चाहते थे। ये हमारे फ्रेमर्स के आइडियाज थे जिस पर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। वह चाहते थे कि इक्वलिटी मिले। किस चीज की? स्टेटस की इक्वलिटी, अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। वो ऐसा इक्वलिटी चाहते थे। ठीक है, और वो किस बात को प्रमोट करना चाहते थे? वो फ्रैटर्निटी, भाईचारे को प्रमोट करना चाहते थे। लेकिन यह भाईचारा किस तरह का? यह जो भाईचारा था वो चाहते थे कि एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की डिग्निटी बनी रहे, एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इंडिविजुअल्स की डिग्निटी बनी रहे, ठीक है, उनकी गरिमा बनी रहे और देश की एकता और अखंडता भी बनी रहे। दोनों तरह की फ्रैटर्निटी चाहते थे, देश की एकता एवं अखंडता, यूनिवर्सिटी, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिसको कहते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता में अनेकता, ये बनी रहनी चाहिए। ऐसी सोच के साथ इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया था। ठीक है, हमारे देश को एक सोवरेन कंट्री बनाना चाहते थे, एक सोशलिस्ट कंट्री बनाना चाहते थे, एक सेक्युलर कंट्री, एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक रिपब्लिक कंट्री, ये बनाना चाहते थे। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे उनका पर्पस था। तो हमारा जो प्रियम्बल है वह इस बात को बताता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो फ्रेमर हैं उनके आइडियाज क्या थे, उनके व्यूज क्या थे, उनके थॉट्स क्या थे। इसीलिए इसीलिए इनरी बेरूबरी यूनियन का केस है, जिस केस में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ये रेफरेंशियल केस है और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज द की ऑफ द प्रियम्बल है, प्रियम्बल इज द की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बार बार क्यों आ जा रहा है? नहीं, पूरा डिस्टर्ब करेगा। पहले इसको ऑफ, ठीक है, नोटिफिकेशन डॉट दोनों ऑफ कर दे। क्या? ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? जहां भी आप समझ पा रहे हैं थम्स अप जरूर दे दीजिए। प्रियम्बल से रिलेटेड अगर किसी को
ये पिछले क्लास में हम लोग इसको डिस्कस किए थे, लेकिन फिर भी प्रीएम्बल से रिलेटेड अगर किसी किसी को कोई दिक्कत हो रहा है तो वो इसको मेंशन कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपके जो डाउट्स हैं उसको इफेक्टिव तरीके से क्लियर किया जाएगा इस सेशन के माध्यम से। स्मृति, आप पिछले क्लास में थी और क्या पिछले क्लास से रिलेटेड कोई डाउट आपके मन में है? क्या आपको वो सारे केसेस रिकॉल हो रहे हैं जो पिछले क्लास में डिस्कस किए गए थे? स्मृति, आवाज आ रही है अब तक? प्रियम्बल पर पीछे क्यों हो रहा है? अच्छा, ये प्रियम्बल पर हम लोग बात कर रहे थे कि प्रियम्बल, दो क्वेश्चन निकल के आते हैं इस पर कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा क्वेश्चन ये निकल के आता है कि प्रियम्बल इज अमेंडेबल और नॉट। ठीक है, यानी प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल क्या है? ये सर आवाज आ रही है, डाउट नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि डाउट नहीं है, लेकिन डाउट मेरे हिसाब से, मेरा कॉन्सेप्ट अलग है। डाउट होना चाहिए। डाउट अगर नहीं है तो डाउट रेज कीजिए, लेकिन डाउट होना चाहिए, क्योंकि लॉ है और ये काफी वास्ट है। इसमें हम बहुत खुश नहीं हो सकते हैं कि नहीं, आपको अगर डाउट नहीं है तो हम बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम ये चाहेंगे कि आप डाउट रेज करें, क्योंकि डाउट रेज करने से क्या होता है कि क्लास इफेक्टिव होता है, इम्पैक्टफुल होता है, और आप टीचर से भी जो निकालना चाहते हैं, होता है ना, टीचर जो है वो माइंस की तरह है, माइनिंग करेंगे, लगातार उनको खोदेंगे, कुरेदेंगे, चीजें निकल के आती हैं। अगर टीचर को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए कि आप जो पढ़ा रहे हैं बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तो आपको 60% अच्छी चीजें मिलेंगी। 100% अगर आप इफेक्टिव तरीके से टीचर के अंदर से निकालना चाहते हैं तो आपको उसके लिए क्वेश्चन रेज करना होगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, बाकी जो आपके कलीग्स हैं उनको भी काफी फायदा होगा और आपको तो फायदा होगा ही। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन निकाल के देखते हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो सबसे पहले आपको केस बताए कि री बेरुबरी यूनियन, री बेरुबरी यूनियन केस, यह केस है 1960 का। 1960 का केस है, री बेरुबरी यूनियन केस। ये रिफरेंशियल केस है। कैसा केस है? रिफरेंशियल। अगर आपसे पूछा जाए कि यह किस आर्टिकल में इसके बारे में दिया हुआ है, तो 143 में रिफरेंशियल केस। तो ये रिफरेंशियल केस जो है वह, उसमें सुप्रीम कोर्ट में ने कहा कि प्रियम्बल इज
not the part of constitution. It is only the key to know the mind of the constitution framer. फ्रेमर, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर के दिमाग को जानने की यह क्या है, कुंजी है। ठीक है, अब बात आती है कि केशवानंद भारती केस, बड़ा फेमस केस है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, केरला 1973। 1973 केशवानंद भारती केस, इसमें क्या कहा गया कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, preamble is the part of constitution and constitution should be read and interpreted in the light of the preamble। यानी कॉन्स्टिट्यूशन को अगर पढ़ना है तो किसके लाइट में पढ़ना है, प्रीएम्बल के लाइट में पढ़ना है। इंटरप्रेट करना है तो प्रीएम्बल के लाइट में इंटरप्रेट करना है। ये दो बातें काफी इंपॉर्टेंट रही केशवानंद भारती केस में, केशवानंद भारती केस। ठीक है, इसके बाद एसआर बोम्मई का एक केस है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। एसआर बोम्मई ये कर्नाटका के सीएम थे। एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया 1994। इसमें क्या कहा, इसमें कहा कि प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट है, एक ऐसा अभिन्न अंग है जिसको अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो एसआर बोम्मई के केस में केशवानंद भारती केस को क्या किया गया, एक अलग व्यू से देखा गया। ठीक है, एक अलग व्यू से देखा गया। अब ये तो तीन केस, पहला केस इनरी बेरूबरी यूनियन का केस, दूसरा केस जो है वह केशवानंद भारती केस, और तीसरा केस है एसआर बोम्मई केस। अब ये तीनों केस में क्या डिफरेंस हुआ, पहला जो केस था उसमें कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल क्या है, पार्ट नहीं है। क्या है, यह केवल फ्रेमर के विचारों को जानने की एक कुंजी है।
एक की है। दूसरी तरफ कहा गया केशवानंद भारती केस में कि केशवानंद भारती केस, जिसको हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के नाम से जानते हैं, तो इस केस में क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि जो प्रीएम्बल है, यह प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को अगर जानना है, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को समझना है, तो क्या करेंगे, इन द लाइट ऑफ प्रीएम्बल, प्रीएम्बल के लाइट में आप उसको पढ़ेंगे, प्रीएम्बल के लाइट में उसको इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये बात कहा गया। एसआर मुंबई के केस में क्या कहा गया, इसमें केशवानंद भारती केस को ही एक नए व्यू में देखा गया और कहा गया कि हमारा जो प्रीएम्बल है, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक सवाल का जवाब तो नहीं मिला कि क्या क्या प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो आंसर हो जाएगा यस, प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब दूसरा क्वेश्चन कि अमेंडेबल है कि नहीं, अमेंडेबल और नॉट, यानी इसको आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग अमेंड कर सकते हैं कि नहीं। यानी अमेंडमेंट से रिलेटेड आपका कौन सा आर्टिकल है, अमेंडमेंट से रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 368, और इस 368 को में पावर है लेजिस्लेशन को कि वह कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकता है। इसी बात को लेकर के सबसे पहले केशवानंद भारती केस में क्या कहा गया था, कहा गया था कि क्या क्या फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं, क्या प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं, दोनों ही तरह की बातें जो है वह इसमें मेंशन की गई। तो प्रीएम्बल जो है उसको अमेंड कर सकते हैं, ये बात केशवानंद भारती केस में कहा गया। तो सबसे पहले हम लोग एक और केस था ना, हाँ, तो सबसे पहले हम लोग अमेंडमेंट से रिलेटेड आप देखेंगे, पहला केस है ए गोपालन, ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, स्टेट ऑफ मद्रास। ठीक है, यह केस है 1950 का, ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा गया, सॉरी प्रीएम्बल के बारे में, कि प्रीएम्बल इज नॉट enforceable, is not enforceable in the court of law। कोर्ट ऑफ लॉ में प्रीएम्बल को इन्फोर्स नहीं करा सकता है, दैट्स वाई इट इज नॉट अमेंडेबल। यानी इस कारण से प्रीएम्बल जो है वह अमेंडेबल नहीं है। कौन सा केस है, यह केस है ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, फर्स्ट केस। एंड द सेकेंड केस इज री बेरुबरी यूनियन केस 1960
यहां पर SC held that preamble is only the key to know the mind of constitution framer and not the part of constitution, so it can it can't be amended. अमेंड कर सकते हैं नहीं। पहला तो AK गोपालन का केस, दूसरा इनरी बेरूबरी यूनियन केस, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल विचार को जानने की कुंजी है और इसलिए इसको अमेंड नहीं कर सकते हैं। पार्टी नहीं है तो अमेंड कैसे करेंगे। लेकिन एक नया व्यू निकल के आया, वो है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। preamble is the preamble is the part of constitution and hence be amended but the basic structure can't be amended। प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसलिए इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। इट कैन बी अमेंडेड, ऐसे लिखेंगे, हेंस कैन बी अमेंडेड बट द बेसिक स्ट्रक्चर कांट बी अमेंडेड, नहीं किया जा सकता, अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर कांट बी अमेंडेड, अमेंड नहीं किया जा सकता, बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता है, नॉर्मल प्रोविजंस को अमेंड किया जा सकता है। अब कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। अब बेसिक स्ट्रक्चर पर फिर वापस से आते हैं कि एक इसमें वर्ड मिला हुआ है, वह है सेक्युलरिज्म। जब आप पढ़ेंगे वापस से इस पर आते हैं, यहां आप देखेंगे कि सेक्युलरिज्म, सेक्युलर वर्ड, अब ये वर्ड कैसा वर्ड है, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, किस केस में कहा गया, तो आप लोगों को पढ़ाए हैं पिछले क्लास में, एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया कि सेक्युलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर दैट इज द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको हटा देंगे। सेक्युलर का मतलब क्या होता है, सेक्युलर का मतलब दो है। फर्स्ट है कि स्टेट के पास अपना कोई रिलीजन नहीं है, और दूसरा कि स्टेट सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेगा, इक्वली रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, ये नहीं होगा कि स्टेट कहेगा कि नहीं हम लोग का देश जो है वह नास्तिक देश है, कोई धर्म नहीं मानना है, जो धर्म की बात करेगा गोली खाएगा। ये नहीं कर सकते हैं। इसका मीनिंग निगेटिव नहीं लेना है, इसका मीनिंग ये है
कि स्टेट किसी भी एक रिलीजन को स्पेशली प्रमोट नहीं करेगा और स्टेट सारे रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट करेगा, सारे रिलीजन को इक्वली फॉर्म ये इक्वली जो फॉलो करने के लिए प्रमोट करेगा, लेकिन स्पेशली किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा। तो ये क्या है? ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप समझे कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का मतलब हुआ कि एक ऐसा टर्म जिसके बिना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जिस्टेंस की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, दैट इज कंसीडर्ड एज द बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे सेक्युलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर माना गया एसआर बोमई के केस में। और भी बहुत सारे इंस्टांस आप दे सकते हैं कि जैसे सोशलिस्ट जो वर्ड है इसको भी बेसिक स्ट्रक्चर माना गया, इसको चेंज आप नहीं कर सकते हैं। तो ये सर्टेन वर्ड्स है। डेमोक्रेटिक कंट्री, अब आप डेमोक्रेटिक के जगह पर आप कहेंगे कि एनार्की है तो नहीं कर सकते हैं, ये चेंज आप नहीं कर सकते हैं। सेक्युलर के जगह पर कम्युनल आप लिख दिए अमेंड करके, ये नहीं कर सकते हैं। कोई सरकार आए नहीं कर पाएगी, ठीक है। अब पॉलिटिशियन हल्ला मचाए हुए हैं कि आरएसएस आई तो आरएसएस जो है वह क्या कर देगी, आपके देश को कम्युनल बना देगी, ऐसे ही कम्युनल बना देगी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह इस तरह का बना हुआ है कि कोई इसे कम्युनल नहीं बना सकता है, कोई इसे किसी और रास्ते पर नहीं ले जा सकता है। हमारे देश के अलावा हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जैसे अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, सारे देश के, इवन श्रीलंका, आप सबकी स्थिति देख रहे हैं और उसमें भारत जो है वह टिका हुआ है। भारत में न कोई सिविल वॉर हुआ, न भारत में किसी तरह से सरकार जो है वह इनस्टेबल हुई। हालांकि भारत में जो सरकारें हैं उनको मैंडेट नहीं मिला, उनको जो है वह कोalition गवर्नमेंट बनाना पड़ा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सरकारें जो है वह कमजोर हो गई, डिसॉल्व हो गई। जब भी हमारे देश पर किसी तरह की विपत्ति आती है, किसी तरह का डेंजर आता है, पूरा देश एक हो जाता है और उस डेंजर का एक होकर के सामना करता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ब्यूटी है। ये किसी सरकार का अप्रिशिएट कर सकते हैं कि सरकारें जो हैं वो इस पर काम कर रही हैं, लेकिन ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो अगर एडवर्स गवर्नमेंट भी है वो भी उस तरह से अपने डिजायर को फुलफिल नहीं कर सकती है, अपने इलविल को फुलफिल नहीं कर सकती है जैसे दूसरे देशों में कर पा रही है, ठीक है। हमारे यहाँ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, कंट्री चीफ हैं, उनको देश से बाहर भागना पड़े। कई लोग ऐसे हुए जो बहुत कॉम्पिटेंट नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जिन्होंने उन्हें भी जो है वह सराहा और उनको भी उनके टर्म को पूरा करने तक उनको पूरा सपोर्ट किया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की ब्यूटी है। तो यहाँ क्या है कि जो सोवरेंटी है, जो हमारा, अब सपोज कीजिए कि सोवरेंटी को ही खत्म कर दिए, तो ये जो सोवरेंटी आपको मिलता है इसका मतलब क्या है कि इंटरनली और एक्सटर्नली आप डिसीजन लेने के लिए क्या है, फ्री हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं। तो सोवरेंटी वर्ड आ गया। सोशलिस्ट वर्ड आ गया कि आप सोशल वेलफेयर के लिए काम करेंगे। आप जो है वो समाज के जो वीकर सेक्शन है, डिप्राइव्ड क्लास है, उनको भी इक्वली जो है वह अपॉर्चुनिटी देंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। उनको जो कंट्री का रिसोर्सेज है उसमें इक्वल पार्टिसिपेशन देंगे, हिस्सा देंगे।
तो आप देखें मनरेगा, मनरेगा क्या है? यह एक सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट है। क्या क्वेश्चन? प्रीएम्बल से जुडिशियरी में, जुडिशियरी एग्जाम की बात करें तो प्रीएम्बल से जुडिशियरी में क्वेश्चंस पूछने के पहले आपको ये देखना होगा कि आपके जुडिशियरी का सिलेबस क्या है, स्पेशली बिहार जुडिशियरी का सिलेबस क्या है। क्या यहाँ एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन है, मेंस में कंपलसरी है, प्री में कंपलसरी है? तो इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक दिया गया है, जिसमें आप बिहार के जुडिशियरी और एपीओ एग्जाम्स का सिलेबस समझ सकते हैं। फिर भी इसको तो आप देखेंगे ही, एक राउंड फिगर में बता देते हैं कि जुडिशियरी में जो प्रीएम्बल है, यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रीएम्बल से 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्रीएम्बल एंड व्हाट इज द की फीचर ऑफ द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के की फीचर्स क्या है, तो इन सब को डिस्क्राइब करना होगा आपको। सोवरेन क्या है, सोशलिस्ट क्या है, सेक्युलर क्या है, डेमोक्रेटिक किसको बोलते हैं, रिपब्लिक किसको बोलते हैं, इसको डिस्क्राइब करना होगा विथ केस लॉज, जो कि हम पिछले क्लास में बताए हैं। इसी तरह से जस्टिस है तो कैसा जस्टिस, लिबर्टी है कैसी लिबर्टी, इक्वलिटी है कैसी इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी है कैसी फ्रेटर्निटी, आपको हाईलाइटेड फॉर्म में ये दिया हुआ है। ठीक है, इन सब पर प्रीएम्बल को अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, प्रीएम्बल को अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जबकि फ्रेटर्निटी जो है वह किसका पार्ट है, तो यह फ्रांस का पार्ट है, ये फ्रांस से लिया गया है। इसी तरह जो सोशलिस्ट है वह रसिया से लिया गया है। तो अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें ली गई हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया कि व्हाट इज प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के बारे में बताना है कि प्रीएम्बल क्या है और प्रीएम्बल के की फीचर्स क्या है। और दूसरा जो क्वेश्चन आपको आएगा वह है कि क्या प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इज द प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज प्रीएम्बल, इज द प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और एक क्वेश्चन हो सकता है कैन द पार्लियामेंट amend the provisions of the preamble or the key features of the preamble according to article 368। यानी 368 आर्टिकल जिसमें अमेंडमेंट की बात की गई है, क्या इसमें इसके आधार पर इस पावर को यूज करते हुए क्या प्रीएम्बल में पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है। तो ये 3 तरह के क्वेश्चंस आपके बन के आते हैं जो कि प्रीएम्बल से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो और बाकी बिहार जुडिशियरी के सिलेबस को अगर आप जानना चाहते हैं तो पिन किया हुआ है, इस पर आप देख सकते हैं। इस वीडियो को बहुत ही डिटेल एग्जॉस्टिव फॉर्म में बनाया गया है और आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद बिहार जुडिशियरी के सिलेबस को लेकर के जो भी आपके कंफ्यूजन्स होंगे बिल्कुल दूर हो जाएंगे। उन सवालों के भी हल इन क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेगा जो सवाल आपके दिमाग में थे ही नहीं। ठीक है, तो इसको जरूर देखिएगा आपके बेनिफिट के लिए। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे कि क्या प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है। तो अमेंड किया जा सकता है सबसे पहले AK गोपालन का केस, ठीक है, कि अमेंड नहीं किया जा सकता है। उसके बाद री बेरूबरी यूनियन केस अमेंड किया जा सकता है।
सॉरी, अमेंड नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि क्योंकि यह क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। केशवानंद भारती केस, इस केस में कहा गया कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसलिए अमेंड किया जा सकता है। लेकिन यहां भी एक इफ बट आ गया, क्या? कि प्रीएम्बल में अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। चलिए, जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग एक बार कमेंट कर देंगे कि क्लास उनको प्रॉपर समझ में आ रहा है। इंद्रजीत, क्या आपको क्लास समझ में आ रहा है? मुस्कान, प्रज्ञा, स्मृति, अगर आप लोग जुड़े हुए हैं तो क्लास समझ में आ रहा है, कमेंट जरूर करें। इससे एक मोटिवेशन भी रहता है, पता चलता है कि क्लास लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। चलिए मनीषा, थैंक यू, क्लास आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो प्रीएम्बल पर हम लोग बात कर रहे थे कि पहला हेड क्या था, कि व्हाट इज प्रीएम्बल। प्रीएम्बल को कि की फीचर्स क्या हैं, तो सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड सोवरेन, ये 5 की फीचर हैं जिनको डिस्क्राइब करने की जरूरत है। और साथ ही आपको जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, ठीक है, ये भी जानने की जरूरत है। तो वो सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद 2 बातें और निकल के आई कि क्या प्रीएम्बल में कोई अमेंडमेंट, प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? तो पहले कहा गया कि पार्ट नहीं है, फिर कहा गया कि पार्ट है, फिर कहा गया कि इंटीग्रल पार्ट है। ऐसे अटैच्ड पार्ट है कि जिसको अलग भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किस केस में कहा गया इंटीग्रल पार्ट? कमेंट में लिखिए, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल को इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड। और तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या प्रीएम्बल में अमेंडमेंट किया जा सकता है? तो प्रीएम्बल में अमेंडमेंट जो है वह, उसके भी कई एस्पेक्ट हैं। कि सबसे पहले AK गोपालन में कहा गया कि नहीं, ये पार्ट है ही नहीं, इसको इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, इसलिए इसमें कोई अमेंडमेंट भी नहीं हो सकता है। इनरी पेरूबरी में भी कहा गया कि यह कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसलिए इसमें अमेंड नहीं किया जा सकता है। और तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वह है केशवानंद भारती केस। इस केस में कहा गया कि अमेंड कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी आप चेंज नहीं कर सकते। और बेसिक स्ट्रक्चर किसको किसको कहा गया? तो सोशलिस्ट को कहा गया, सेक्युलर को कहा गया, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड सोवरेन, इसको कहा गया कि यह बेसिक स्ट्रक्चर है और इसमें किसी भी तरह का चेंज आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पूरी चीजें आपके समझ में आ गई। आई होप किसी तरह का कोई डाउट अब बचा हुआ नहीं है। और जब अमेंडमेंट की बात कह दी गई कि ठीक है अमेंड कर सकते हैं, तो सरकार इसी फेर में थी, 42nd अमेंडमेंट 1976, इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या मतलब हुआ इसका? कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजंस जो हैं वह इसी में, जैसे पार्ट 4A, पार्ट 4A जो कि किससे रिलेटेड है? फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है, रसिया से लिया गया है। और इस फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया, पार्ट 4A जोड़ा गया, जिसमें टोटल 10 ड्यूटीज थे। और उसमें भी
एक और ड्यूटी बढ़ाया गया 86 अमेंडमेंट से। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए, 4A जोड़ा गया और यह जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट से। ऐसे बहुत सारे प्रोविजन जो है वो 42nd अमेंडमेंट से जोड़े गए या चेंज किए गए। ठीक है, तो 42nd अमेंडमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। इसी 42nd अमेंडमेंट में जो प्रीएम्बल है, इसमें 3 वर्ड जोड़े गए। पहला सेक्युलर, दूसरा सोशलिस्ट, तीसरा इंटीग्रिटी। ठीक है, 3 वर्ड जोड़े गए, इंटीग्रिटी, सेक्युलर, सोशलिस्ट। ठीक है, ये 3 वर्ड जोड़े गए और आज ये क्या हो गए हैं, ये हो गए हैं बेसिक स्ट्रक्चर। क्या हो गए हैं, बेसिक स्ट्रक्चर हो गए हैं। ठीक है, तो ये 3 वर्ड जोड़े गए। आप इसको हम देख सकते हैं प्रीएम्बल में, यहां सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड द लास्ट वन इज इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड जो है वह जोड़ा गया है 42nd अमेंडमेंट में। तो यहां देख पा रहे हैं आप कि तीनों वर्ड जो जोड़ा गया है प्रीएम्बल में, आफ्टर केशवानंद भारती केस ये 3 वर्ड इंसर्ट किए गए हमारे प्रीएम्बल में। ठीक है, तो ये प्रीएम्बल से रिलेटेड बात हो गई। एक और छोटा सा टॉपिक है जिसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और इसको अभी क्लास कंटिन्यू चलेगा कल भी, तो ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे। तो पार्ट 1, अब कितने पार्ट है, तो टोटल पार्ट है 22 पार्ट स्टार्टिंग में थे, अभी कितने पार्ट हो गए हैं, 25। एक कम हुआ और 4 बढ़ गया, तो कितने हो गए, 3 बढ़े, ओवरऑल 3 बढ़े। और आज के समय में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स क्या हो गए हैं, टोटल 25 पार्ट हो गए हैं। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो इसमें पार्ट 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 है द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी। द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, और किससे रिलेटेड है, शेड्यूल 1 से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, शेड्यूल 1 से। तो यहां पर आपको दिया हुआ है फर्स्ट शेड्यूल। तो टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल कितने हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि वर्तमान में टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल कितने हैं। सर व्हाट इज फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो 42nd अमेंडमेंट 1976, यानी हमारे देश के आजाद होने के या हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के 26 साल बाद इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ये फंडामेंटल ड्यूटीज यह सिटीजन पर बाइंडिंग है, सिटीजन को इसको फॉलो करना है कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जैसे आप अपने फ्लैग को ओबे करेंगे, आप अपने फ्लैग को जो है रिस्पेक्ट करेंगे, अपने मॉन्यूमेंट्स को रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, आप जो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज है उनको प्रोटेक्ट करेंगे या प्रोटेक्ट करने में मदद करेंगे। आप जो इन्वायरमेंट है उसको क्लीन बनाने में मदद करेंगे। दीज आर द फंडामेंटल ड्यूटीज। एंड जो सबसे लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी है, जो कि सबसे बाद में जोड़ा गया, 42nd अमेंडमेंट से फंडामेंटल ड्यूटी को ओवरऑल इंसर्ट किया गया, लेकिन उसमें
जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी आज के समय में कितने हैं? 11 हैं, ठीक है। और जो लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी है उसको जोड़ा गया था 86th अमेंडमेंट से 2003। और यह अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? राइट टू एजुकेशन से है। और इस अमेंडमेंट के माध्यम से, इस अमेंडमेंट के माध्यम से क्या किया गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन किया गया कि ये पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वह अपने बच्चे को स्कूल भेजें ताकि उनको एजुकेशन दिया जा सके। आपको ध्यान होगा कि 86th अमेंडमेंट जो कि 2003 में लाया गया, इससे आर्टिकल 21A एक नया फंडामेंटल राइट जोड़ा गया जिसको कहा गया राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन, और इस राइट टू एजुकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए फंडामेंटल ड्यूटी में क्या किया गया? 51A के 51A क्या है? यह आर्टिकल का नाम है, के जो है उसका सब क्लॉज है। 51A के जोड़ा गया, ठीक है। और इसी के में जो कि 11वें नंबर पर है, इसी में कहा गया कि यह पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वह अपने बच्चे को स्कूल भेजे, ठीक है। दीज आर द फंडामेंटल ड्यूटीज। ये है फंडामेंटल ड्यूटी। स्मृति, आई होप आप समझ पाई होंगी। अभी भी कोई डाउट है तो बताइए। ऐसे फंडामेंटल ड्यूटी पर जब हम आएंगे तो उसमें इसको डिटेल में बताएंगे। क्या आप योर कनेक्शन इज अनस्टेबल? चलिए, वेरी गुड। प्रार्थना 12, टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल 12। वेरी गुड, वेरी गुड आंसर। टोटल 12 शेड्यूल है, टोटल 12 शेड्यूल है। और उसमें जो फर्स्ट शेड्यूल है वह यूनियन और उसके स्टेट के बारे में बताता है। अगर आपको किसी भी स्टेट में कोई अमेंड करना है, कोई नया स्टेट जोड़ना है, किसी स्टेट के टेरिटोरी में चेंज करना है, किसी स्टेट के नाम को चेंज करना है, किसी के टेरिटोरी को शेयर करना है दूसरे स्टेट के साथ, तो आपको शेड्यूल 1 और पार्ट 1 में आसानी से जो लेजिस्लेटिव है यह अमेंडमेंट कर सकता है। आगे आपको पढ़ने को मिलेगा कि स्टेट के टेरिटोरी में, नाम में अगर किसी तरह का कोई चेंज करना है, आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर स्टेट के किसी नाम में, टेरिटोरी में कोई चेंज करना है तो यह चेंज आप कैसे कर सकते हैं? तो पार्लियामेंट को पावर है चेंज करने का, और साथ में स्टेट को पावर है कि वह, यानी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को पावर है कि यह इसमें किसी भी तरह का वह चेंज कर सकता है। लेकिन दूसरी ओर जिस स्टेट के नाम में या जिस स्टेट के टेरिटोरी में किसी तरह का कोई चेंज करना है, उस स्टेट के असेंबली से भी आपको क्या करना पड़ेगा? उस स्टेट के असेंबली से क्या करना होगा? आपको एक उसका व्यू लेना पड़ेगा कि वो क्या सोचता है। ऐसा नहीं है कि वो मैंडेटरी है, उसके व्यू को मानना मैंडेटरी है, लेकिन एक व्यू लेना यह पार्लियामेंट के लिए जरूरी है। इसलिए जब भी
पार्लियामेंट इस तरह का कोई नाम चेंज करेगी, कोई टेरिटोरी चेंज करेगी, तो वह क्या करेगी, वह उस कंसर्निंग स्टेट के असेंबली से व्यू लेगी। ठीक है, व्यू लेगी। हाल में कई सारे स्टेट हैं जिनके नाम बदले गए हैं, जिनका स्टेटस बदला गया है, जिनके टेरिटोरी चेंज किए गए हैं। ठीक है, जैसे नाम बदलने वाले यूनियन टेरिटोरी हैं, जैसे 2020 में आया है दमन दीव एंड दादर नागर हवेली। दादर एंड नागर हवेली और दमन दीव, ये दो यूनियन टेरिटोरी हैं और इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। अब इसे एक ही नाम से जाना जाता है, दमन दीव एंड दादर एंड नागर हवेली। इसके पहले 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इससे अमेंड किया गया और जम्मू कश्मीर जो कि एक स्टेट था उसके स्टेटस में चेंज किया गया और उसे यूनियन टेरिटोरी, दो यूनियन टेरिटोरी यानी लद्दाख और जम्मू कश्मीर में कन्वर्ट कर दिया गया। उसके पहले तेलंगाना राज्य बना हैदराबाद से हटा करके 2014 में, और उसके पहले 2000 में बना 3 स्टेट, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो ये 3 स्टेट बनाए गए, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश से सेपरेट करके। तो ये डिफरेंट जो है वह समय समय पर नाम चेंज हो रहे हैं, समय समय पर टेरिटोरी बदल रहा है, समय समय पर स्टेटस बदल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें की जा सकती हैं और बहुत ही सिंपल मेजोरिटी से इस तरह का अमेंडमेंट किया जा सकता है। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही हैं। नेम एंड टेरिटोरी ऑफ द यूनियन, यूनियन के नाम बदले जा सकते हैं, नाम और उसके टेरिटोरी। तो क्या होगा, इंडिया का नाम क्या है, इंडिया के 2 ही नाम है, पहला इंडिया एंड दैट इज भारत। 2 ही नाम है, इंडिया एंड भारत। ठीक है, तो इंडिया और भारत जो है वह क्या है, उसका स्टेटस है यूनियन ऑफ स्टेट्स। यह स्टेट्स का यूनियन है, स्टेट्स में यूनियन टेरिटोरी भी आएगा। द स्टेट्स एंड द टेरिटोरीज देयर ऑफ shall be as specified in the first schedule. ठीक है, and the territory of India shall comprise the territories of the state, the union territory specified in the first schedule, and such other territories as may be required, as may be acquired. Acquire मतलब सडनली क्या हुआ कि अब नेपाल के कुछ भाग अगर भारत में मिलने के लिए तैयार है तो ये एक्वायर्ड पार्ट है, उनको स्पेशल स्टेटस दिया जाता है, स्पेशल राज्य का स्टेटस दिया जाता है। ठीक है, तो 3 तरह की बात है, स्टेट के बारे में, यूनियन टेरिटोरी के बारे में, और तीसरा जो है वह सच अदर टेरिटोरी जिसको एक्वायर किया जाए। ठीक है, तो ये 3 पार्ट है। अब बात करते हैं कि एडमिशन। अब देखिए, कोई भी स्टेट, कोई नया स्टेट अगर बन रहा है, कोई स्टेट चाहता है कि भारत में मिल जाए, तो कैसे मिल सकता है, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। एडमिशन, ठीक है, एडमिशन, नया स्टेट एडमिट करना है। जैसे कि 1954 में दमन दीव, पौंडीचेरी, यमन, कराईकल, जिसको हम लोग कह सकते हैं पौंडीचेरी, तो पौंडीचेरी को फ्रांस से लेकर के और भारत में मिलाया गया। किस ईयर में, 1954 में। तो एक नया क्षेत्र हमारे साथ जुड़ गया। 1961 गोवा, पुर्तगीज से हमने गोवा को जीता और उसे भारत का अभिन्न अंग बनाया, इंटीग्रल पार्ट बनाया। तो ये सब किसके बदौलत संभव है, ये आर्टिकल 2 में है कि कोई भी नया क्षेत्र भारत में अगर मिलाना है तो वह उसकी परमिशन कौन देता है, आर्टिकल 2 देता है। एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स,
ठीक है, कौन कर सकता है ये पार्लियामेंट कर सकता है, पार्लियामेंट हैज द पावर। ठीक है, इसके बाद अब देखिए यहां सिक्किम, सिक्किम इंटीग्रल पार्ट बना, ठीक है, 36 अमेंडमेंट से 1975। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं फॉर्मेशन। एक तो हो गया कि भारत में मिलाने की बात, तीसरा है कि फॉर्मेशन, जो भारत में मिला हुआ है पहले से, भारत का इंटीग्रल पार्ट है, वहां पर कैसे हो सकता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। अब मान लीजिए यूनियन टेरिटोरी है, उसको स्टेट में कन्वर्ट करना है। एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, स्टेट का नाम, अब जैसे असम का नाम क्या रख दिया गया, असोम रख दिया गया। ठीक है, ओडिशा का स्पेलिंग बदल दिया गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो है ये किया जा सकता है आर्टिकल 3 के माध्यम से। आर्टिकल 3 कहता है कि नए स्टेट का फॉर्मेशन हो सकता है, जो ऑलरेडी स्टेट हैं उनका अल्टरेशन हो सकता है, एरियाज का अल्टरेशन, बाउंड्रीज का अल्टरेशन, नाम का अल्टरेशन किया जा सकता है। ठीक है, और कैसे कैसे किया जाएगा, तो इसके बारे में बताया है कि पार्लियामेंट कर सकती है, पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। ठीक है, और क्या कर सकती है, तो यहां देखिए प्रोवाइडेड बताए थे कि प्रोवाइडेड में कहता है कि अगर पार्लियामेंट इस तरह का कोई भी अमेंडमेंट करना चाहती है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा या राज्यसभा में उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और इंट्रोड्यूस करने के पहले उसको प्रायर रिकमेंडेशन लेना होगा, किससे, प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से ही आएगा। और अगर वो इस तरह का स्टेट बनाती है, उसके टेरिटोरी में चेंज करती है, नाम में चेंज करती है, या उसके बाउंड्री में कोई चेंज करती है, तो क्या कहता है कि स्टेट फॉर रेफर्ड दैट स्टेट फॉर एक्सप्रेसिंग हिज व्यू। ठीक है, एक्सप्रेसिंग द व्यू यानी कि उस स्टेट के व्यू को एक्सप्रेस करने के लिए उसके लेजिस्लेचर के पास भेजा जाएगा, उसके लेजिस्लेचर के पास भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, आर्टिकल 3 की बातें हैं। आर्टिकल 4 में क्या कहता है, अब एक्सप्लेनेशन वगैरह देख ही सकते हैं कि स्टेट में यूनियन टेरिटोरी नहीं आएगा। यहाँ पर यूनियन टेरिटोरी में दो ही ऐसे, तीन अब हो गए हैं, तीन यूनियन टेरिटोरी ऐसे हैं कि जिसमें क्या है, जिसमें विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। जनरली यूनियन टेरिटोरी ऐसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसका एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट दिल्ली गवर्नमेंट चलाती है, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट प्रेसिडेंट चलाते हैं, और उनका अपना इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं रहता है। जो प्रेसिडेंट है वही उसे रेगुलेट करते हैं, प्रेसिडेंट ही उसे क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो ये यूनियन टेरिटोरी के बारे में है। तीन ही ऐसे यूनियन टेरिटोरी हैं जिसमें जम्मू कश्मीर, दिल्ली एंड पौंडीचेरी, जहां पर यूनियन टेरिटोरी होने के बावजूद उनके अपने लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां पर अपने सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। बाकी जो स्टेट्स हैं, बाकी जो यूनियन टेरिटोरी है उसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, टोटल अभी यूनियन टेरिटोरी की संख्या कितनी है, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटोरी है, यूटीज 28 एंड 8, ऐसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और आर्टिकल आता है, आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में कहता है कि लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कंसिक्वेंशियल मैटर्स। यानी इसमें कोई भी अमेंडमेंट अगर करना हो तो कौन करेगा, पार्लियामेंट हैज द पावर,
पावर टू अमेंड आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल। ठीक है, इसमें अमेंडमेंट करने का आपके पास है, ओनली पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड, पार्लियामेंट के पास पावर। तो ये आपका आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक हम लोग पढ़े कि कैसे कैसे स्टेट को आप स्टेट का नाम रख सकते हैं, स्टेट के टेरिटोरी में चेंज कर सकते हैं, बाउंड्रीज में चेंज कर सकते हैं, और उनके नाम को चेंज कर सकते हैं, उनके स्टेटस को चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आज के सेशन को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, इससे बेनिफिट लिया होगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सुप्रीम लॉ है, लॉ के स्टूडेंट के लिए यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी टेक्निकल भी है, और मेरा प्रयास है कि इस टेक्निकल सब्जेक्ट को, इस एग्जॉस्टिव सब्जेक्ट को बहुत ही आसान तरीके से रेगुलर सेशंस के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाए और आपको इसका लाभ दिया जाए। तो इस कार्य में आपका सहयोग अपेक्षित है, और आशा करते हैं कि कल आप लोग एक क्लास में फिर से रिज्यूम करेंगे, और जो भी लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, उनसे ये अपेक्षा भी है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो इसी सब बातों के साथ आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं फिर कल सेम टाइम 9 बजे। ओके, गुड नाइट।